तो मध्य प्रदेश के 28 के साथ साथ छत्तीसगढ़ की भी एक सीट पर उपचुनाव कुनाक है। मरवाही विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। पूर्व सीएम अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुई मरवाही विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजों की घोषणा 10 नवंबर को होने वाली है। 9 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। 16 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की तारीख तय की गई है। 17 अक्टूबर को नामांकन की दोबारा जांच होगी। वहीं 19 अक्टूबर को नाम वापस लेने की अंतिम तारीख होगी। यानी कि मध्य प्रदेश के 28 के साथ साथ देश भर की जो 56 सीटें हैं उनमें एक मरवाही विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने वाला है। तो बात चाहे छत्तीसगढ़ की एक विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की हो या फिर मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की हो, तैयारियां लगभग दोनों ही प्रदेश में एक जैसी नजर आ रही हैं। क्या ग्राउंड स्थिति है वो हम आप तक पहुंचाते हैं हमारे सहयोगियों के माध्यम से। हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ विकास चौहान इंदौर से हैं, सुशील कौशिक ग्वालियर से हैं और अवधेश मिश्रा रायपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अगर मैं आप ही से समझना चाहूं शरद की किस तरह का पूरा सिनेरियो मध्य प्रदेश का इन 28 सीटों पर नजर आ रहा है। तैयारियों को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल अपनी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड स्थिति क्या है? देखिए, ग्राउंड स्थिति पर की बात करें तो निश्चित तौर पर ये जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं करो या मरो का मुकाबला है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के लिए ये चुनाव जीतना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि 2018 में हुआ विधानसभा का आम चुनाव था। ये सिर्फ देखिए केवल सरकार बनाने का ही चुनाव नहीं है, इसमें 3 जो बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता हैं, उनकी साख सीधे तौर पर दांव पर लगी है। एक तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दूसरे कांग्रेस से बीजेपी में आए और राज्यसभा के सांसद बने ज्योतिरादित्य सिंधिया, और तीसरे पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ। इन 3 में से किसी न किसी एक को यहाँ से मध्य प्रदेश की सत्ता से एक तरीके से बाहर होना पड़ेगा या फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, इतना तो तय है। तो इन 3 दिग्गजों का राजनीतिक भविष्य इस उपचुनाव से कहीं ना कहीं तय होने वाला है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस उपचुनाव की अहमियत आखिरकार है कितनी। देखिए, जहाँ तक बात ज़मीन पर करें तो इस बार जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं आम चुनाव में जब चुनाव हुए थे तो डेवलपमेंट से रिलेटेड या और भी जो मुद्दे थे, उनके अलावा एक मुद्दा ये भी है कि आखिरकार जो प्रत्याशी खड़ा हो रहा है विधानसभा के उपचुनाव में या विधानसभा की जो सीट हैं 28 में से 3 सीटों को बाहर कर दें अगर, क्योंकि 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर विधायकों का निधन हुआ और उन वजह से वो सीटें खाली हुई, तो 25 सीटों के जो उम्मीदवार होंगे वो कहीं ना कहीं जनता को बहुत सोच समझकर तय करने होंगे कि आखिरकार वो किसे वोट दे और क्यों वोट दे। क्योंकि कांग्रेस लगातार ये स्थापित करने की कोशिश कर रही है और जनता के बीच में ये बात कह रही है कि वो ये सोचे कि आखिरकार इस उपचुनाव की नौबत मध्य प्रदेश में आई क्यों है। तो एक तो ये बात है। वहीं बीजेपी जहाँ तक बात है तो वो कांग्रेस के 15 महीनों का जो शासन रहा सरकार के दौरान में, तो उसमें जो वादे पूरे नहीं कर पाए और खुद कांग्रेस के ही नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी में आ गए तो फिर ये स्थितियां बनी है। तो लिटमस टेस्ट की तरह कहीं ना कहीं ये उपचुनाव इस बार मध्य प्रदेश का नजर आने वाला है। शरद साथ पर रखें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। आपने 3 बड़े और दिग्गज नेताओं का जिक्र किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर बात ग्वालियर चंबल की जाती है तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे पहले नजर आता है। सुशील, ग्वालियर चंबल में आखिर लहर किस तरह की नजर आ रही है? चूंकि हालांकि इस बार उस तरह का चुनावी दौरा, उस तरह की चुनावी सभाएं, इस तरह के धुआंधार प्रचार देखने को शायद मिले, लेकिन उसके बाद भी स्थितियां वहां की क्या दिखाई देती है? मध्य प्रदेश में जिन 28 सीटों पर चुनाव होना है उनमें सबसे ज्यादा 16 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल से है और इन 16 में से 15 सीटों पर उम्मीदवार रिपीट हो रहे हैं, यानी जो कांग्रेस छोड़कर सिंधिया के साथ बीजेपी में आए थे वो उम्मीदवार यहाँ चुनाव मैदान में हैं। अब इन पर अगर नजर डालें तो 4 कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के और 4 राज्य मंत्री हैं जो इस चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, उनकी साख दांव पर लगी है।
तैयारियों की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर पिछले 1.5 महीने से ग्वालियर चंबल अंचल में सदस्यता अभियान, इसके अलावा मेगा लोकार्पण समारोह आयोजित कर अपनी ताकत दिखा चुके हैं। इसके अलावा 76,000 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में को बीजेपी में शामिल कराने का दावा कर चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो यहाँ कमलनाथ आ चुके हैं। उन्होंने एक बेहतरीन रोड शो निकाला था। उस रोड शो के जरिए कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश की है। अभी मतदाता किस ओर जाएगा ये पूरी तरह से मतदाता खामोश है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चुनाव न सिर्फ सिंधिया की साख से जुड़ा हुआ है, बल्कि ये जो 15 उम्मीदवार खड़े हुए हैं इनके साख का भी सवाल है। साथ ही मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है। तो कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल अंचल इस मध्य प्रदेश की सत्ता का इस चुनाव में सबसे बड़ा केंद्र रहेगा। यही वजह है कि बीजेपी ने भी यहाँ अपना एक बड़ा उपचुनाव कार्यालय शुरू कर दिया है। थोड़े ही दिन बाद कमलनाथ यहाँ आएंगे और कांग्रेस का भी एक पीसीसी के ही पैरेलल यहाँ दफ्तर शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं दोनों टीमों के महारथी अब ग्वालियर चंबल अंचल में घमासान के लिए तैयार है और ग्वालियर चंबल अंचल ही ये तय करेगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश की सत्ता में कौन काबिज रहेगा। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश में ये होने वाले 28 सीटों के उपचुनाव कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल के रास्ते ही तय हो पाएंगे कि मध्य प्रदेश की सत्ता में आखिर कौन काबिज रहने वाला है। उस ग्वालियर चंबल अंचल को हम सत्ता की चाबी भी अभी कह सकते हैं, जिस लिहाज से 16 सीटें वहां की है 28 में से। इंदौर चलते हैं, मालवा भी बेहद खास इस लिहाज से हो चुका है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बिल्कुल खास माने जाने वाले सावेर से अगर वहां चुनाव मैदान में हैं और उनके चुनाव मैदान में उतरने के बाद अगर कांग्रेस अपने आप को फिर और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो फिर विकास सवाल यह उठता है कि इंदौर मालवा क्षेत्र में स्थितियां क्या दिखाई देती हैं। बिल्कुल दीपेश, अगर पूरे मालवा निमाड़ की बात की जाए तो यहाँ भी जो कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अगर सांवेर की बात कर ली जाए, चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद खास माने जाने वाले तुलसी सिलावट इस बार मैदान में है, हालांकि वो और उनके ठीक सामने है प्रेमचंद गुड्डू। और अगर जो इस प्रकार से कांग्रेस पृष्ठभूमि की अगर बात की जाए तो कांग्रेस लगातार इस बार मुद्दा बना रही है बेकाऊ और टिकाऊ का। उनका पहले से ही नारा है कि उन्हें जो नेता चाहिए वो टिकाऊ चाहिए, लेकिन उनका जो प्रत्याशी है कहीं ना कहीं उस पर ये सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि वो पहले खुद कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और चुनाव से ठीक पहले भाजपा का दामन छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो आखिर कहीं ना कहीं उनका जो फॉर्मूला है वो सांवेर में तो कतई टिकने वाला नहीं है। और अगर रही बात इस बार चुनाव की अगर बात की जाए तो आम जनता जो जिस प्रकार से पिछले विधानसभा आम चुनाव की बात की जाए या फिर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो वोटर था वो साइलेंट मोड पे था। उसका जो माइंडसेट था वो पहले से तय था और इसी का नजरिया देखने को मिला कि जिस प्रकार के से प्रेडिक्शन देखने को मिल रहे थे कि इस प्रकार की सीटें आएगी, लेकिन जो आंकड़े आए या फिर जो सीटें आई वो बेहद चौंका देने वाली थी। तो इस प्रकार इस बार भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है कि मालवा और निमाड़ के आगामी जो चुनाव परिणाम होंगे वो कहीं ना किसी प्रकार से चौंकाने वाले साबित हो सकते हैं। जिस प्रकार से अगर इंदौर के सांवेर की बात की जाए तो यहाँ पर तुलसी सिलावट के लिए भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके पिछले चुनाव में अगर जीत की बात की जाए तो बेहद मामूली सा फर्क था, महज 2945 वोटों से वो जीते थे। वहीं सांवेर में लगभग 2500 के आसपास नोटा पर बटन दबाया गया था। तो कुल मिला के दोनों ही प्रत्याशियों के लिए इस बार जो कहीं ना कहीं कसमकस देखने को मिल रही है। दोनों ही एक तरफा की स्थितियां जो अभी तक मध्य प्रदेश में कई सीटों पर नजर आया करती थी वो इस उपचुनाव में देखने को कतई नहीं दिखाई देंगी और इस तरह की स्थितियां अभी बनती हुई दिखाई भी नहीं दे रही है। साथ में रखें, एक बार छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। एक सीट वहां की भी है। अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, मरवाही को लेकर हमेशा से यह कहा जाता था कि जोगी परिवार की परंपरागत सीट है, लेकिन अब स्थितियां क्या होंगी वहां पर? अब किस तरह से चुनावी तैयारियां वहां पर, किस तरह की कसावटें नजर आती हैं? बिल्कुल, देखिए 1970 की चुनाव की बात कर ली जाए, भंवर सिंह पोरते वहां से कांग्रेस के कैंडिडेट थे और वो जीत के आए थे। और उसके बाद 2018 की बात कर ली जाए तो अजीत जोगी ने अपने पार्टी के दम पे वहां पे चुनाव जीता था। लेकिन इन दो चुनाव के अलावा साल 1998 में जब चुनाव हुए और 2003 तक जो सरकार रही छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो परिवर्तन हुआ तो उस वक्त बीजेपी के विधायक थे जिन्होंने अपने लिए अजीत जोगी के लिए वो सीट खाली की थी, जिसके बाद अजीत जोगी वहां से उपचुनाव में जो जीत दर्ज किए थे उसके बाद लगातार वो जीत दर्ज करते रहे। 2013 के चुनाव में अमित जोगी जो अजीत जोगी के पुत्र हैं वो चुनावी मैदान में उतरे और पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक
अधिक तकरीबन 46,000 वोटों से जीते थे। 2018 चुनाव में अजीत जोगी 47,000 से अधिक वोट से जीते और कांग्रेस ने जिसे अपने प्रत्याशी बनाया था वो महज 20,000 के वोटों पे सिमट गया। ये तो पिछले चुनाव का इतिहास है। लेकिन अब जब अजीत जोगी के निधन के बाद मरवाही सीट अब खाली हुई है तो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो या जोगी कांग्रेस हो, तीनों इस जोर आजमाइश में लगी है कि कैसे उस सीट को जीता जाए। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि बीते 18-19 महीनों में जो सरकार ने जो बेहतर काम किए हैं उसके दम पे वो जाके वोट अपील करेगी। न केवल बेहतर काम के दम पे बल्कि पिंडरा गोरेला मरवाही को जिला बना दिया गया, ग्राम पंचायत से नगर पंचायत के लिए ऐलान कर दिया गया। हालांकि वो मामला राजभवन में अभी लंबित है, राजभवन में उस मामले में संज्ञान लिया है। उन तमाम चीजों को लेकर मुद्दा बना के कांग्रेस कह रही है कि वो जीतेगी। जोगी कांग्रेस ने कहा है कि वो सिंपैथी के साथ साथ पिछले 2 चुनाव में जिस तरह से अमित जोगी और अजीत जोगी की बम्पर जीत हुई थी उसी दम पे वो फिर से एक बार चुनाव में जाएंगे और चुनावी जीत हासिल करेंगे। लेकिन इन दोनों राजनीतिक दलों के बीच जो बीजेपी है, जो छत्तीसगढ़ में मुख्य विपक्षी दल है, वो कह रही है कि तमाम गलतियों को पीछे छोड़ते हुए वो इस बार मैदान में उतरेंगे और बेहतर तरीके से जीत हासिल करेंगे। तीनों ही राजनीतिक दल रस्साकसी में लगे हैं, तीनों की ओर से भी प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है दीपेश। लेकिन कुल मिला के समझा जा सकता है कि इस चुनावी हार जीत से कांग्रेस के चाहे गुणागणित की बात कर ली जाए, आंकड़ों की बात कर ली जाए, खासा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। कांग्रेस अगर जीतती है तो 69 से 70 हो जाएगी। लेकिन ये चुनाव इसलिए हाई प्रोफाइल चुनाव माना जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2018 का चुनाव ऐसा था जिसमें पहली बार क्षेत्रीय पार्टी ने दम के साथ चुनाव लड़ा और 7 सीटों में गठबंधन के साथ जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ के पूरा 3-4 चुनाव के इतिहास में पहला ऐसा मौका था कि क्षेत्रीय पार्टी उभर के सामने आई और 7 सीटों पे उन्होंने जीत दर्ज की। तो अब चूंकि अजीत जोगी के निधन के बाद जोगी कांग्रेस में एक बड़ा वैक्यूम आया है, तो उसे फुलफिल कैसे किया जाएगा, उसके बाद क्या विकल्पों का, जोगी कांग्रेस का क्या कुछ भविष्य होगा इस चुनाव ये सबसे महत्वपूर्ण है और ये इसी उपचुनाव के बाद कहीं ना कहीं तय होता हुआ नजर आने वाला है। शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, एक सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, अगर इस उपचुनाव में दौरों का जिक्र किया जाए तो बहुत ज्यादा दौरे अभी हाल ही में बीजेपी के ताबड़तोड़ हमें देखने को मिले, लेकिन कांग्रेस इस लिहाज से थोड़ा सा पीछे चल रही है। हालांकि नामों का ऐलान करने में कांग्रेस भले आगे निकल गई हो और बीजेपी के भी अपने स्तर पर थोड़े से तय माने ही जा रखे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस की कोई एक नई स्ट्रेटेजी है, किसी नई रणनीति के तहत कांग्रेस सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहने की कोशिश कर रही है या फिर चुनावी मैदान में भी उतरकर और उसी तरह की सभाएं की जाएंगी जैसे बीजेपी अभी ताबड़तोड़ कर रही है? देखिए, एक बात है कि दरअसल पीसीसी चीफ कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, ये दरअसल उनके राजनीति करने का अंदाज अलग है। वो सारी बातें ठोस बजाकर कह सकते हैं, ठोक बजाकर तय करते हैं। वो सर्वे कराते हैं। जब टिकटों के अनाउंसमेंट हुए तो उससे पहले भी ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी में 3 स्तर का जो सर्वे है वो प्रत्याशियों के लिए कराया गया और जो बीजेपी ये कहती थी कि प्रत्याशी उनको ढूंढे नहीं मिल रहे हैं और जब उनके प्रत्याशियों के नाम सामने आए तो ये बात कहने में कोई दो राय नहीं है कि ये चुनाव कहीं ना कहीं 50-50 का हो गया है, यानी कि कांटे की टक्कर हो गई है। जितने 24 प्रत्याशी अब तक सामने आए हैं तो एक तरफा चुनाव किसी भी सीट पर नहीं कहा जा सकता। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी है उसी का नतीजा कहा जा सकता है। जहाँ तक बात प्रचार की है तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में दरअसल इस तरीके का पॉलिटिक्स देखने को मिलता है। जैसा मैंने कहा कि कमलनाथ का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स अलग है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स अलग है। वो जनता के बीच में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। वहीं कमलनाथ दौरे तो करते हैं लेकिन हाँ, उनके उतनी तेजी से नहीं होते जितने कि शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी के नेताओं के होते हैं। लेकिन इससे इतर सवाल मेरा ये भी है कि अगर हम आम चुनाव का जिक्र कर ले, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की और थोड़ा सा पीछे मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा, तब 3 नेताओं के दम पर कांग्रेस ने सरकार में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, कमलनाथ को या फिर दिग्विजय सिंह हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ फ्रंट फुट पर खेल रहे थे और दिग्विजय सिंह बैकबोन की तरह सपोर्ट करते हुए नजर आए थे। लेकिन अभी की स्थिति अगर देखी जाए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए हैं, कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और क्या दिग्विजय सिंह वैसे ही पहले की तरह बैकबोन की तरह सपोर्ट कर रखे गए या फिर कमलनाथ अकेले पड़ गए? देखिए, इससे पहले जो बात अधूरी रह गई थी मैं उसको पूरा करना चाहता हूं क्योंकि वो बात उपचुनाव के लिहाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस बार चुनाव में जो प्रचार की रणनीति है वो आखिरकार कितनी कारगर साबित होगी।
जो ऑनलाइन या वर्चुअली कह सकते हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो उसमें एक बात देखने में आ रही है खास तौर से कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी सुधरा है। पिछले कुछ वक्त में कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम को ज़्यादा एक्टिव हुई है बीजेपी के मुकाबले में, क्योंकि इससे पहले तक ये कहा जाता था कि सिर्फ बीजेपी की टीम सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहती है, लेकिन उस मामले में भी कांग्रेस ने कहीं ना कहीं तेज़ी से सुधार किया है। इस बात को कई बार देखने में आया है। जहाँ तक बात कमलनाथ के अकेले हो जाने की है तो निश्चित ही ये चुनाव कहीं ना कहीं कमलनाथ की साख का सवाल है और इस चुनाव में भले ही तमाम नेता साथ में हों, दिग्विजय सिंह के हालांकि उतने दौरे नहीं हुए, अभी हमने देखा ग्वालियर चंबल में जरूर वो 2-4 बार गए हैं जब बीजेपी का वहां सदस्यता अभियान हुआ था, लेकिन पूरी कमान और पूरा इलेक्शन का मैनेजमेंट है वो कमलनाथ ने अपने हाथ में ले रखा है और होल्ड कर रखा है। जहां तक बात प्रचार में नेताओं की है तो ये भी सुनने में आ रहा है कि सचिन पायलट भी प्रचार के लिए ग्वालियर आ सकते हैं। प्रियंका गांधी के बारे में भी बातचीत हो रही कि वो भी सामने आ सकती हैं और प्रचार अब जो है जब तारीखों का अनाउंसमेंट हो गया है तो फिर ज़्यादा तेज होंगे। लेकिन ये बात कहने में कोई दो राय नहीं है कि ये कमलनाथ पूरी तरीके से कमलनाथ के मैनेजमेंट पर ही निर्भर करेगा, कांग्रेस पार्टी के लिहाज से अगर देखें तो। बिल्कुल, यानी कि अब समझा जा सकता है कि अब और दिलचस्प ये चुनाव होता हुआ नजर आएगा, जैसे तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके बाद अब सरगर्मी और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लगातार पल पल की अपडेट हम आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मध्य प्रदेश में होने क्या जा रहा है। अब जब चुनाव होगा, चुनाव का परिणाम जब 10 तारीख को आएगा, उसके बाद की मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रहेगी, क्या मध्य प्रदेश का राजनीतिक भविष्य होगा, यह अब देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।